चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है कंपनीज फाइनल अकाउंट। देखो, इस चैप्टर में अभी तक जो हमने वीडियोस देखे थे ना, उसमें जो हमने देखा था कि कंपनी के फाइनल अकाउंट में जनरली दो चीज तैयार की जाती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। इन दोनों के रिलेटेड हमने एक एक वीडियो समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो अलग से कैसे बनाते हैं, वो हमने समझा था। बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं वो भी हमने कल के वीडियो में समझा था। और आज आज हमें देखना है कि ये दोनों कंबाइन करने साथ में, मतलब पूरा आप कंपनी का फाइनल अकाउंट एक साथ तैयार करना है, बराबर ना? कि जिसमें जो है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी और बैलेंस शीट भी दोनों हमें तैयार करने हैं उसमें। और जैसे हमने देखा था, आगे के वीडियोस में भी समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना और बैलेंस शीट तैयार करना वो सिंपल है। सिर्फ क्लासिफिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही क्लासिफिकेशन ही करना है ना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज तो है नहीं उसमें, है कि नहीं? तो वैसे ही अब इसमें कंबाइन देखें हम लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे। कि जिसमें देखो आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो अब हम लोग देखें कि जिसमें लिखा हुआ है ना कि ये बैलेंस दिए हुए हैं केयूर लिमिटेड के। जो टेबल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, देखो वो केयूर लिमिटेड का ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और उसका कंप्लीट फाइनल अकाउंट तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जैसे पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं वैसे पूरा फॉर्मेट तैयार कर देंगे ना, ब्लैंक फॉर्मेट, कि सब जो है वो गैप के साथ पहले लिख देंगे हम लोग। फिर उसमें फिर उसमें हम लोग जो है वो फिल करते जाएंगे एक एक चीजें, बरोबर कि नहीं? तो पहले पूरा फॉर्मेट हम लोग लिख दें, बरोबर। देखो जैसे ये मैंने पूरा फॉर्मेट अब बना दिया, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वो पूरी तैयार कर दी। अब एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करो, उसमें ये पूरा फॉर्मेट, नो नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट और अमाउंट, कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहले ये 7 स्टेप्स लिख देते हैं ना हम लोग। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद अदर इनकम के जिसमें 2-3 लाइन छोड़ देते हैं। अदर इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स कहलाता है, हमने बताया था ना पहले, ये सेल्स होता है उसमें कुछ नहीं रखेंगे। अदर इनकम में 2-3 लाइन छोड़ देंगे। फिर टोटल रेवेन्यू वो इनका टोटल होगा। एक्सपेंसेस उसमें 8-10 लाइन छोड़ देते हैं, एक्सपेंस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 1 to 7 पहले लिख देंगे ना। पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का तैयार कर देंगे कि ये सब ब्लैंक छोड़कर। वैसे ही फिर बैलेंस शीट में, कि बैलेंस शीट का भी पूरा फॉर्मेट तैयार कर देंगे कि बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड। उसमें बैलेंस शीट में फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, के इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 चीजें लिखते हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज उसमें लाइन छोड़ देंगे। फिर करंट लायबिलिटीज उसमें गैप छोड़ देंगे फिर, बराबर। और उसके नीचे ही फिर लिखेंगे सेकंड पार्ट एसेट्स, बराबर। मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है, आप उसके नीचे ही लिखोगे कंटिन्यू। कि फिर एसेट वाला पार्ट बने, कि जहाँ एसेट्स में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स उसमें कुछ गैप छोड़ देंगे और करंट एसेट्स उसमें कुछ गैप छोड़ देंगे। आपको फाइनल अकाउंट तैयार करना है, एग्जाम में भी देखो ये 11 मार्क का सम आता है, बराबर ना? ये फाइनल अकाउंट का 11 मार्क का सम ऐसे ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये इतनी चीज जैसे मैंने तैयार किया वैसे ही पूरा एग्जाम में तैयार कर दो। फिर अब जो जो भी क्वेश्चन में नाम दिए हुए हैं ना, उन नाम को खाली सही जगह पे लिखो, कि कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में आएगी, वो खाली सही जगह पे लिखो तो आपका सम कंप्लीट, और कोई काउंटिंग तो करनी नहीं है, बराबर ना? कि जैसे कि अब टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये टेबल दिया हुआ है, और देखो टेबल के साथ है ना नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, कि उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 42,000 का, और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 50%। ये अदर इंफॉर्मेशन है ना। अदर इंफॉर्मेशन मतलब समझो ये एडजस्टमेंट की तरह हो गया, बराबर ना? ये एडजस्टमेंट की तरह हो गया इसमें। तो अगर एडजस्टमेंट होते हैं तो फाइनल अकाउंट में हमें पता है, पार्टनरशिप का भी फाइनल अकाउंट हमने बनाया है, कि अगर एडजस्टमेंट हो तो फिर उन एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी पड़ती है, 2 जगह पे एंट्री करनी होगी ना। तो यहाँ पर भी ये 2 अदर इंफॉर्मेशन दी गई है एडजस्टमेंट की तरह, तो उसकी भी हमें क्या करनी होगी, 2 एंट्रीज करनी होगी,
बरोबर, वो जब एंट्रीज आएगी तो मैं बताऊंगा उसमें। अब सबसे पहले तो क्या करें कि जो जो टेबल में चीजें दी गई है वो सब लिखते जाना एक एक करके, कि जिसमें सबसे पहला देखो दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो कहाँ लिखते हैं, तो वो लिखा जाता है ये शेयर होल्डर फंड में, वहां लिखा जाता है ना। देखो सब ब्लैंक ही है, आपको खाली फिलअप करना है उसमें, जो भी नाम दिए हुए हैं उसे सही जगह पे लिखना है, कोई भी गलत जगह पे मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत फिर आपका, बराबर ना। उसे खाली सही जगह लिखना है, कि जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैंने बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, तो उसमें लिखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा नहीं आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, तो 2,40,000 उसके, बराबर ना। उसके बाद दिया हुआ ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, तो ऑफिस और सेल्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो वो किस में लिखे जाते हैं, एक्सपेंस में ही लिखे जाएंगे, बराबर ना। एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस वाले गैप में, तो उसमें लिखते जाएं। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 24,000 दिया हुआ है, तो ये एक्सपेंस में लिखेंगे कि ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, बराबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कितना है 24,000, तो 24,000 ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, बराबर। उसके बाद दिया हुआ परचेज 4,26,000, तो परचेज किस में लिखते हैं, परचेज किस में लिखा जाता है, तो परचेज भी एक्सपेंस में ही लिखा जाता है, ये ध्यान देना। क्योंकि परचेज मतलब देखो वो हमारी लायबिलिटी या एसेट तो है नहीं, परचेज किया तो उसे लायबिलिटी या एसेट्स में लिखते हैं क्या, नहीं, लिखा जाएगा तो इसमें ही प्रॉफिट एंड लॉस में ही। हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो उसमें परचेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, अब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं हम लोग, बराबर ना, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, उसी में ही परचेस लिखा जाएगा एज ए एक्सपेंस। क्योंकि परचेस करते वक्त हमारे पैसे तो जा ही रहे हैं ना, हमने कुछ परचेस किया तो पैसे गए हमारे, उसे एक्सपेंस की तरह लिखेंगे। तो जो परचेस दिया हो ना 4,20,000, 26,000 याद रखना उसमें, तो वो परचेस यहाँ पे लिखा जाएगा, परचेस 4,26,000 रुपीज, बराबर। ऐसे सब ब्लैंक भरते जाएंगे ना उसमें। परचेस के बाद 10% डिबेंचर दिया हुआ है 1,20,000 के, तो डिबेंचर कहाँ लिखते हैं, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, कि जो डिबेंचर के पैसे हमने डिबेंचर होल्डर से लिए हैं तो उनको वापस देने होते हैं ना, बराबर ना। तो डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी, नॉन करंट के करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर के पैसे ऑन द स्पॉट नहीं, 5-6 साल बाद देने होते हैं। तो इसमें जो है ना 10% डिबेंचर 1,20,000, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 10% डिबेंचर 1,20,000, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 9,60,000, तो सेल कहाँ पे लिखते हैं, तो सेल के लिए तो अलग से जगह बनी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसे सेल ही कहते हैं ना हम लोग। तो सेल दी गई है 9,60,000, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें डायरेक्ट बाहर लिखेंगे क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो डायरेक्ट बाहर लिख दें 9,60,000 रुपीज, बराबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसमें ये सेल्स आ गया 9,60,000। उसके बाद दिया हुआ है सॉफ्टवेयर 1,20,000, अब सॉफ्टवेयर कहाँ पे आता है, सॉफ्टवेयर क्या कहलाया, कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें कि बैलेंस शीट में लिखें, तो यहाँ ध्यान दो सॉफ्टवेयर वो हमारी एसेट कहलाता है, ध्यान देना, इनटेंजिबल एसेट, जो एसेट दिखाई नहीं देती वो। एक चीज समझो कि जैसे हम लोग जो है वो बिजनेस चलाने के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, अदर एसेट्स खरीदते हैं, तो उसी तरह से बिजनेस में कुछ वर्क करने के लिए कंप्यूटर में स्पेशल सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ता है, होता है ना। कितने बिजनेसमैन अपने बिजनेस में स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं कंप्यूटर में, करवाते हैं कि नहीं, बरोबर ना। तो वो सॉफ्टवेयर वो क्या कहलाया, हमारी एसेट कहलाया, कि वो बिजनेस के यूज में आता है, उसके पैसे किसी को देने नहीं है, वो हमारी एसेट की तरह है, इनटेंजिबल एसेट। और वो कहाँ पे लिखा जाएगा, एसेट में, नॉन करंट के करंट, तो नॉन करंट एसेट। क्योंकि सॉफ्टवेयर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए थोड़ी सॉफ्टवेयर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, बरोबर ना। तो वो सॉफ्टवेयर इसमें आएगा नॉन करंट एसेट्स में। तो सॉफ्टवेयर जो दिया हुआ है 1,20,000,
तो वो नॉन करंट एसेट में लिखें सॉफ्टवेयर 1,20,000, बराबर, ये उसमें लिखा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद दिया हुआ है वेजेस 24,000, तो वेजेस कहाँ लिखे जाते हैं, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में लिखे जाते हैं, बराबर ना। तो वेजेस वहां पे लिखे जाएंगे 24,000 के हैं, तो वेजेस वहां पे लिखें, एक्सपेंस में वेजेस 24,000, बराबर, ये वेजेस लिख दिए। वेजेस के बाद दिया हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 का, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट भी एक्सपेंस में ही लिखा जाता है, क्योंकि डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है। डिबेंचर के पैसे भले उनको 5 साल बाद देंगे, लेकिन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो उसे हर साल देना पड़ता है ना, तो इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट वो किस में गिना जाता है, एक्सपेंस में गिना जाता है, कि डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है उसमें 12,000, तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस में, डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 रुपीज, बराबर, वो ये एक्सपेंस में लिखा गया। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी 5 लाख की, सॉरी 3 लाख की, 3 लाख की सैलरी दी गई है, तो वो सैलरी क्या, सैलरी भी हमारी एक्सपेंस ही है ना, बराबर ना, तो वो भी एक्सपेंस में लिखा जाएगा। 3 लाख की सैलरी, तो एक्सपेंस में लिखा ये सैलरी 3 लाख रुपीज कि 3 लाख सैलरी, बराबर, ये सैलरी लिख दी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है 14,000, 14,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, सही बात ना, ये तो बेसिक चीज है ना, कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी कहलाती है, कौन सी, नॉन करंट के करंट, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता है, 1-2 महीने में बैंक से लिए हुए पैसे वापस देने होते हैं, बराबर ना, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट वो करंट लायबिलिटी है। अमाउंट दी गई है कितनी, 14,400 रुपीज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो करंट लायबिलिटी में लिख दें बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400 रुपीज, बराबर, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद लैंड बिल्डिंग 2,28,000, तो लैंड बिल्डिंग क्या है, वो हमारा नॉन करंट एसेट है, बराबर ना, लॉन्ग टर्म का एसेट कहलाता है ये लैंड बिल्डिंग, तो उसे नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। कितनी अमाउंट है, 2,28,000, तो लैंड बिल्डिंग यहाँ पे लिखें 2,28,000 रुपीज, बराबर, वो नॉन करंट एसेट्स में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 36,000, अब यहाँ नया पॉइंट ध्यान दो कि ओपनिंग स्टॉक, और देखो जो अदर इंफॉर्मेशन दी गई है ना टेक्स्ट बुक में, वो अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक 42,000, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिए हुए हैं। अब ओपनिंग स्टॉक जनरली कहाँ पे लिखते हैं, हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक लिखते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, बराबर ना, डेबिट में, याद आ रहा है थोड़ा कुछ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे, तो वही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, बराबर ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ही ना डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, है कि नहीं, बराबर, लेकिन यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, तो फिर कहाँ, तो वो नहीं बनाया ना, तो उसकी जगह पे वो लिखा जाएगा एक्सपेंस में, बराबर ना, उसे कहाँ पे लिखा जाएगा, एक्सपेंस में लिखा जाएगा, और एक्सपेंस में उसका एक अलग नाम करके लिखा जाएगा, ये ध्यान देना। ये एंट्री सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, और इसी पॉइंट के लिए कि जब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों साथ में दिए हुए हैं ना, तो वो दोनों की एंट्री यहाँ पे करेंगे एक्सपेंस में, बराबर। अगर अलग अलग होते ना, खाली ओपनिंग दिया हुआ होता या खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता, तो उसे स्टॉक मानकर हम लोग एसेट में लिखते, करंट एसेट में, कि अगर सिर्फ एक अकेला दिया हुआ होता, सिर्फ ओपनिंग या सिर्फ क्लोजिंग, तो उसे एसेट्स में लिखते, लेकिन दोनों साथ में दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो उसे एक्सपेंस में करके लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते थे, तो एक्चुअली एक डेबिट एक क्रेडिट में लिखो मतलब क्या कहलाता है, दोनों का माइनस हुआ कहलाता है। ये तो बेसिक रूल है ना अकाउंट का, कि अगर एक चीज डेबिट में लिखो एक चीज क्रेडिट में लिखो, मतलब दोनों का माइनस हुआ। अब यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं बनाया,
यहाँ कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, तो करना दोनों का माइनस ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का, लेकिन वो कहाँ पे, यहाँ पे एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस में यहाँ पर हम लोग एक नाम करके लिखेंगे, जो लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जिसमें ब्रैकेट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो चेंज इन स्टॉक करके यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस में। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 36,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 42,000, तो 36 माइनस 42 तो -6,000 हो गया। -6 ना, तो कोई बात नहीं, अगर माइनस में आया तो माइनस की चीज ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, -6,000, बराबर ना। अकाउंट में माइनस की साइन नहीं लगाते, कोई भी चीज अगर माइनस में लिखनी हो, नेगेटिव लिखनी हो, तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ये -6,000 हुआ, बराबर। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साथ में दिया हुआ था, इसलिए ये चेंज इन स्टॉक करके हमने लिखा ये, बराबर ना। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो भूलना मत, कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में है ना, अदर इंफॉर्मेशन में, तो उसकी दूसरी एंट्री चाहिए। ओपनिंग स्टॉक है ना, वो ऊपर टेबल में दिया हुआ था, तो वो तो ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस करके, मतलब इसमें इंक्लूड हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में है, मतलब उसकी दो एंट्री चाहिए होती है, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, तो दूसरा क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा करंट एसेट में। ये पता है हम लोग उसमें भी करते थे, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में भी, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको दो जगह लिखते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। तो इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो दो जगह लिखा जाएगा ना, बराबर ना। एक यहाँ लिखा हमने और दूसरा करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, ओपनिंग स्टॉक नहीं, एडजस्टमेंट में ये है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का नाम 42,000 वो यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर। ये हो गई एंट्री। ये ध्यान रखना, नोट करना है ऐसे कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दी गई हो तो चेंज इन स्टॉक की ये एंट्री करेंगे, बराबर। अब ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600। तो डिस्काउंट रिसीव्ड उसे कहाँ पे लिखेंगे पूरे में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड वो हमारी इनकम है, अदर इनकम। अदर इनकम में गैप छोड़ा था ना आपने, बराबर ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड वो अदर इनकम में लिखा जाता है, मतलब अदर इनकम में जाकर लिखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600, बराबर। ध्यान देना, हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए, इसको इधर उधर अगर कहीं लिख दिया ब्लैंक में है तो फिर आंसर ही नहीं बैठेगा, ठीक है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड, और उसके बाद डेप्टर्स दिए हुए हैं 1,80,000, तो डेप्टर्स कहाँ लिखते हैं, डेप्टर्स हमारी करंट एसेट कहलाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, 11th से सीखते आ रहे हैं, इसमें कोई नया रूल उसमें यूज नहीं करना है। जैसे डेप्टर, ये जैसे लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, वो इनकम है तो इनकम में लिखेंगे, अदर इनकम में। डेप्टर्स हैं 1,80,000 के डेप्टर्स, तो डेप्टर्स कहाँ पे लिखेंगे, वो करंट एसेट कहलाती है हमारी, तो करंट एसेट में लिखेंगे, वहां पे लिखें ये डेप्टर्स 1,80,000, बराबर। हो गई ना सब इंफॉर्मेशन। आखिरी में जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 50%, तो वो तो टोटल करें, फिर उसमें टैक्स लगेगा, बराबर ना। तो अब क्या करें, अब क्लोज करते जाएं। अब जैसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो हम लोग क्लोज करेंगे, तो अब इसको क्लोज करें ना, एक एक स्टेप क्लोज करते हैं। कि जैसे नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो तो डायरेक्ट बाहर ही है, बराबर, 9,60,000। फिर नंबर 2 अदर इनकम्स, तो अदर इनकम में ये डिस्काउंट रिसीव्ड ये अकेला ही है ना, तो इसका टोटल बाहर लिखा जाएगा वही 15,600, बराबर, ये अदर इनकम। उसके बाद टोटल रिवेन्यू नंबर 3, तो टोटल रिवेन्यू में क्या किया जाता है, फर्स्ट और सेकंड का टोटल, बराबर ना। तो फर्स्ट और सेकंड का टोटल 9,60,000 प्लस 15, तो 9,75,600, बराबर। ये हो गया टोटल रिवेन्यू। उसके बाद नंबर 4 एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में जो भी लिखे हैं उसका टोटल बाहर, बराबर ना। तो एक्सपेंस में देखो
इन सब का प्लस करेंगे और नीचे 6 है ना, ये ब्रैकेट में है मतलब 6000 का माइनस करेंगे। ये ध्यान देना, इसका माइनस करना है, इन सब का प्लस और इसका माइनस। तो अगर इन सब का प्लस और माइनस अगर करें ना तो टोटल इसका बैठ जाएगा 7,80,000 बरोबर ना। इन सब का टोटल आ जाएगा 7,80,000। फोर और ये 7 लाख और ये 80,000, 7,80,000 बरोबर। ये सब एक्सपेंसेस का टोटल। उसके बाद नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके लिखेंगे, बराबर ना। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस, मतलब अगर इसमें से ये माइनस करें 9,75,000 में से 1,80,000 अगर माइनस करें तो वो बचेगा उसमें 1,95,600, 600 है ना पीछे, 1,95,600 बराबर। ये बचेगा उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। कि प्रोविजन फॉर टैक्स वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, कितने परसेंटेज है, 50%। 50% गिनना है। तो इसके 50% मतलब आधे, अगर इसका आधा अगर करो तो वो हो जाता है 97,800। 97,800 वो प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स माइनस करो। मतलब इसमें से अगर आधा टैक्स दिया तो बाकी आधा ही बचेगा ना, 97,800। ये क्लोज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसको क्लोज करें बैलेंस शीट को। लेकिन बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले ध्यान दो कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिला, आखिरी का प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करते हैं ना। और कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये जो प्रॉफिट मिला उसे ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर फंड में, बराबर ना। उसे शेयर होल्डर फंड में हमेशा ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो 97,800 मिला उसे यहाँ लिखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,800 बराबर। फिर उसको क्लोज। लेकिन जनरली तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, लेकिन इस सब में एक और चीज थी कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था ना, वो प्रोविजन फॉर टैक्स अदर इंफॉर्मेशन में मतलब एडजस्टमेंट की तरह दिया हुआ था। और कोई भी चीज अगर एडजस्टमेंट की तरह दी गई हो तो उसे क्या करते हैं, उसे दूसरी एंट्री भी करते हैं हम लोग। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे लिखा ना 97,800, उसकी भी दूसरी एंट्री करनी होगी, भूलना मत। वो एडजस्टमेंट में है इसीलिए, अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता तो डायरेक्ट एंट्री कर देते, बराबर ना। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, करंट लायबिलिटी। हर साल टैक्स देना होता है ना, तो इसलिए करंट लायबिलिटी में भी एक और नाम लिखेंगे उसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान देना ये एडजस्टमेंट में है इसीलिए, अगर जिस सम में प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है मतलब खाली यहीं पे ही एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री नहीं। तो इसमें दूसरी एंट्री चाहिए 97,800 हो गई ना। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसे भी लिख दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स की भी दूसरी एंट्री कर दी। अब क्लोज करें। अब इनको क्लोज करें बैलेंस शीट को। कि बैलेंस शीट में अगर इसको क्लोज किया जाए तो पहले इन दोनों का टोटल वो हो जाएगा 3,37,800 बराबर ना। 2,40,000 और 97,800 वो हो गया। नंबर 1 एक एक करके क्लोज करते हैं। ये नंबर 1 क्लोज किया। नंबर 2 में ये एक ही अमाउंट है तो उसे ही बाहर लिखेंगे 1,20,000 बराबर। फिर नंबर 3 में ये 2 है तो उन दोनों को बाहर लिखेंगे, जिसका टोटल आ जाएगा कि यहाँ पर 10 और 11 मतलब 1,12,1200 बराबर ना। 1,12,1200 ये इसका टोटल। और ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में ये तीन चीजें लिखी, फाइनली इन तीनों का टोटल अगर इन तीनों का टोटल हम लोग कर दें ना तो वो टोटल आ जाएगा उसमें, वो आ जाएगा 5,70,000। कितना हो जाएगा टोटल, 5,70,000 रुपीज। ये हो गया ना इसका टोटल, बराबर। ये
इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल, फिर इसके नीचे ही आपने कंटिन्यू किया होगा एसेट, तो एसेट का टोटल करें। पहले इसमें टोटल कर दें कि इसमें नंबर 1 जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें ये दो नाम हैं, उन दोनों का टोटल जो आ जाएगा 3,48,000। और ये करंट एसेट्स में ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2,22,000। एंड 3,48,000 और 2,22,000 इन दोनों का अगर प्लस कर दें 1 और 2 का, तो 1 और 2 का प्लस हो जाएगा 5,70,000 रुपीज़। तो ये 5,70,000 दोनों में इक्वल आ गया ना, लायबिलिटी और एसेट्स दोनों का टोटल इक्वल आ गया, और दोनों का टोटल अगर इक्वल आ गया मतलब आपका सम करेक्ट है। बराबर, समझ आया पूरा कैसे कंप्लीट करना है? ठीक है ना, ये आपका टोटल 11 मार्क का सम कहलाया है इसमें। ठीक है, कि जिसमें सब चीज़ें आ गई, सब चीज़ें इसमें जो है वो इंक्लूड हो गई, कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में पहले पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया, ब्लैंक तो छोड़ के पूरा फॉर्मेट बना लिया। फिर जो जो नाम उसमें लिखे हुए थे वो सब नाम उसकी उसकी जगह पर लिखते गए, और फाइनली उसे क्लोज कर दिया। समझ आई ना बात है? तो आज जैसे ये सम देखा ना, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी वैसे ही कंप्लीट हमें तैयार करना है। अब उसके बारे में हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।